जेएनजी के मुद्दे पर सरकार में किस तरीके का करंट लगा हुआ है। जेएनजी का नाम आते ही सरकार की घबराहट, बौखलाहट और हड़बड़ाहट सब कुछ बाहर निकल करके सामने आ जाती है। और अब नरेंद्र मोदी सरकार को जो 440 वोल्ट का झटका लगा है जंतर मंतर से, उसके बाद में बीजेपी के मंत्रियों को एक नया टास्क दिया गया है, नया काम दिया गया है। कल कांग्रेस पार्टी की सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई और सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद में कल कहा गया कि हम 800 शहरों के अंदर छात्रों की गूंज नाम से कार्यक्रम करेंगे, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के तमाम मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद सब शामिल होंगे। और 800 शहरों में कांग्रेस पार्टी बहुत बड़े लेवल पर इसको ऑर्गेनाइज करने जा रही है, 800 शहरों के अंदर। और आज सुबह की खबर यह है, बीजेपी ने भी, नरेंद्र मोदी साहब ने भी एक प्लान वो पकड़ा दिया है, थमा दिया है अपने मंत्रियों के हाथ में, और 2 सीनियर मंत्रियों की जिम्मेदारी लगाई है। और उसमें एक है नए नवेले शिक्षा मंत्री, अब उनका नाम क्या है आपको बताना है, पता भी है या नहीं। और दूसरे हैं खेल मंत्री, अब उनका नाम क्या है वो भी आप बताइए, क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि भैया कौन मंत्री है, क्योंकि इस मोदी सरकार में मोदी के अलावा, मोदी के नाम के अलावा और कुछ बात होती ही नहीं है। 2 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है, शिक्षा मंत्री और खेल मंत्री को, और उनको जिम्मेदारी देकर के कहा गया है कि आप 1 डे और 1 यूनिवर्सिटी, इसके तहत देश भर में तमाम यूनिवर्सिटीज में जाइए, बात करिए, युवाओं को अपनी बात समझाइए, युवाओं की बात सुनिए। हुजूर देर कर दी आते आते, अब तो परत चढ़ चुकी है। अब बात करने की बात नहीं रही है, अब बात बोलने की, बात सुनने की बात नहीं है। अब तो लोग आपका एक्शन चाहते हैं। और बात सुनने का, बात करने का जो मुद्दा होता है वो विपक्ष का होता है, कि विपक्ष जो है वो सरकार, विपक्ष जो है वो जाएगा लोगों के बीच में, उनकी बात को सुनेगा और उनकी बात को एम्प्लीफाई करके और सरकार तक वो उस बात को पहुंचाए। सरकार का काम बात करना नहीं है। अगर सरकार को पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, फिर उसका इंटेलिजेंस क्या काम कर रहा है, उसके अपने लोग क्या काम कर रहे हैं, आरएसएस के संघ से, शाखा से लाए हुए जो कुलपति बैठा रखे हैं यूनिवर्सिटीज में, वो क्या कर रहे हैं। फिर अगर आपको पता ही नहीं है कि यूनिवर्सिटी में छात्र चाहता क्या है, अगर आपको यही नहीं पता है, तो आप देश क्या चला रहे हैं। अब तो आपसे छात्र वो बात नहीं, एक्शन की डिमांड कर रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए साहब। और अब तो यह होना चाहिए कि भाई स्कूल लेवल से स्टार्ट करिए, क्योंकि जैन अल्फा वो सड़क पर है। स्कूल लेवल से स्टार्ट करिए और स्कूल लेवल पर आप जाइए और वहां से लेकर के और कॉलेज तक कहीं पर भी पानी की, बिजली की, क्लासरूम की, टीचर की, प्रोफेसर की, कहीं पर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आपका काम यह है। आप अंताक्षरी खेलने वाली टीम नहीं है, आप एक्शन बताने वाली टीम है। और आपसे जो है वो उम्मीद यह नहीं है कि आपके मन की बात सुनेंगे, आपको फिर मन की बात बताएंगे। आप तो एक्शन दिखाइए साहब। लेकिन सवाल यह है कि जो मोदी जी परीक्षा पर चर्चा करते थे, जो मोदी जी मन की बात करते थे, उन मोदी साहब को क्यों कहना पड़ा है कि साहब जाइए 1 डे और 1 यूनिवर्सिटी। और क्या एक दिन में एक यूनिवर्सिटी की बात आप सुन पाएंगे? अगर आप बात ही सुनने के लिए जा रहे हैं तो इस देश में 1300 यूनिवर्सिटी हैं, 1300। और 1300 यूनिवर्सिटीज में कब तक आप पहुंच पाएंगे? तकरीबन 600 यूनिवर्सिटी है इस देश के अंदर, जो सेंट्रल लेवल पर है, स्टेट लेवल पर है, और उसके अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। 1300 यूनिवर्सिटी में आप कैसे पहुंचेंगे? किस तरीके से पहुंचेंगे? आप अभी उनकी बात सुनने के लिए जाएंगे, फिर उनकी बात सुनेंगे, फिर उसके बाद में सरकार चर्चा करेगी कि साहब ये कमियां हैं, इन कमियों को दूर करना है। और फिर उसके बाद में प्रोग्राम बनेगा कि साहब इन कमियों को हम ऐसे दूर कर सकते हैं। फिर होगा कि साहब पैसा नहीं है, खर्चा कैसे करेंगे। तो जमीन पर चीजें उतरते उतरते तो पता चले कि 29 का चुनाव निकल गया।
क्या करेंगे आप? और अभी यूपी की बारी है। यूपी में 26,000 के करीब सरकारी स्कूल बंद हो गए। 95,000 स्कूल देश भर में बंद हुए पिछले 10 साल में। तो उनमें वो स्कूल जो हैं उनमें भी आप जाएंगे दीवारों से बात करने के लिए। और जिस तरीके से जेनजी सड़कों पर है, जिस तरीके से जेन अल्फा सड़कों पर है, उसकी बात को सुनने के लिए आपको यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत नहीं है। वो इतना उबला हुआ है, इस तरीके से आक्रोशित है कि वो तो आपके कान के नीचे धमाका कर रहा है। वो जंतर मंतर पर आकर के बैठा हुआ है। वो उधर बिहार में बीपीएससी को लेकर के अब गर्दनी बाग पार्क में जो है वो वहां पर आकर के बैठ गए हैं। अलग अलग जगह पर छात्र बैठे हुए सड़कों के ऊपर। तो साहब आप जो है वो सिर्फ सड़कों की बात सुन लीजिए। यहां समझने वाली बात यह भी है कि छात्रों की बात सुन करके केवल सरकार की मंशा वो शिक्षा का स्तर सुधारने की है, स्कूल कॉलेज का स्तर वो सुधारने की है, या फिर चिंता वोट बैंक की है? असली डर वो वोट बैंक का है। वोट बैंक में जिस तरीके से सेंधमारी हुई है, और अगले आने वाले 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं अभी जनवरी फरवरी में, अब तो मतलब 6 महीने भी नहीं बचे। सरकार को चिंता यह है कि भैया अगर ये युवा वोट खिसक गया, अगर जो 40% वोटर युवा है अगर वो खिसक गया तो फिर क्या करेंगे? सरकार को असली डर इस बात का है, अपनी कुर्सी का डर है। इस बात का डर नहीं है कि वहां पर जो क्लासरूम में एक शिक्षक की, एक प्रोफेसर की जो कुर्सी है, चेयर है, वो खाली पड़ी हुई है, उस बात का डर नहीं है। डर इस बात का है कि हमारी कुर्सी ना चली जाए। आप अपनी स्क्रीन पर जरा ये आंकड़े देखिए। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर, इन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश में 18 से 29 साल का जो वोटर है वो 3,27,00,000 है। 21% वोटर वो युवा वोटर है, 18 से 29 साल का है, जेनजी वोटर है। पंजाब में 21% के करीब वोटर है, 46 लाख वोटर है जो इस बार वोट डालेगा, पहली बार का वोटर भी है और जो खास तौर पर जेनजी है। उत्तराखंड में 22% वोटर है, 18.5 लाख वोटर है जो 18 से 29 साल का है। और गोवा के अंदर 20% के करीब वोटर है, तकरीबन 2.5 लाख के करीब वोटर है जो वोट डालेगा, 18 से 29 साल का वोटर है। और मणिपुर में ये तकरीबन 5 लाख वोटर है, 23% वोटर है 18 से 29 साल का। सरकार को चिंता इस बात की है 20% वोटर हर जगह पर है, और 20% का मतलब आप समझते हैं। और ये केवल 20% नहीं है, 20% तो 18 से 29 के बीच का है। अब 20% अगर वोटर है 18 से 29 के बीच का है तो जाहिर सी बात है वो 18 से 29 वाले के मां बाप भी जिंदा है। जो बुजुर्ग वोटर होता है 50 से 70 साल के बीच का, उनके मां बाप नहीं होते हैं, वही खुद बुजुर्ग हो चुके होते हैं। लेकिन 18 से 29 साल का जो वोटर है उसके मां बाप जिंदा है, यानी 2 वोट तो उसके खुद के हैं ही। जो भाई बहन है घर के अंदर, जवान है, नौजवान है, पढ़ाई कर रहे हैं या अभी अभी नौकरी के लिए भटक रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, तो उसके मां बाप भी हैं घर में। तो 20% तो ये हो गया, और 20% इनका मां बाप अगर आप जोड़ दें 40% हो गया। 40%। और ये 40% का मतलब आप समझ रहे हैं, अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 6.5 करोड़ वोटर होंगे, 6.5 करोड़ वोटर। अब भाई सीधी सी बात है, अगर मेरा बेटा आज 18 साल का है और मेरा बेटा उसके स्कूल में, उसके कॉलेज में दिक्कत है, या मेरे बेटे को, बेटी को अगर कहीं पर नौकरी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है और वो रोज शाम को मेरे पास में आकर के रोती है कि पापा आज भी मैं गई थी लेकिन वहां जो है वो ये हो गया, आज भी मैं पेपर देने के लिए गई थी वहां ये लीक हो गया, तो बाप चाहे कितना भी बड़ा अंधभक्त मोदी का क्यों ना हो फिर वोट नहीं देगा। मां चाहे कितनी भी मोदी की अंधभक्त क्यों ना हो, योगी की अंधभक्त क्यों ना हो, मामला चाहे फिर वो मंदिर का हो, कुछ भी हो, फिर वो वोट नहीं देगी। फिर वो यही कहेगी
हाय हमारी बेटी को जो है वो बर्बाद कर दिया, हाय हमारे बच्चों को बर्बाद कर दिया। फिर वो ये कहेगी, और 40% ये जो वोटर है, सरकार अब वहां पहुंचने की कोशिश कर रही है, सरकार अब उसमें घुसने की कोशिश कर रही है कि भैया 40% बहुत बड़ा वोटर है, और अगर ये छिटक गया तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। और 40 में से अगर 30% वोटर एक तरफ चला गया, 10% अगर मान ले कि ठीक है भाई कुछ भी हुआ, फिर भी अंधभक्त हैं हम लोग, और कुछ भी करें मोदी, फिर भी चाहिए मोदी, फिर भी चाहिए योगी, 10% 5% अगर आदमी उसमें से निकाल भी दे तब भी 30% हो गया। और अगर 30% सीधा एक मुश्त अगर निकल गया उधर, खत्म, टाटा बाय बाय, फिर खत्म, फिर सरकार नहीं बचेगी। क्योंकि अगर आपके खिलाफ अगर 30% वोटर एक साथ खड़ा होगा, और फिर देखिए राजनीति कैसे चलती है, ऐसे ही चलती है ना कि 30% लोग आपके खिलाफ खड़े हुए, एकदम कट्टर आपके खिलाफ खड़े हो गए, तो 30% फिर धीरे धीरे बाकी लोगों को भी इन्फ्लुएंस करेंगे, पड़ोसियों को बोलेंगे, रिश्तेदारों को बोलेंगे कि हमारी सोनम का पेपर था वो लीक हो गया, अरे हमारा अमित जो है वो गया था वो पेपर देने के लिए, ये अमित का पेपर लीक हो गया, अरे ये हमारा सुलेमान जो है वो गया बेचारा और वहां पर इसको डंडे पड़े, वहां पर बहुत बुरी तरह से मारा, इसके पीठ में जो है वो निशान पड़े हुए थे, मैंने कई दिन बर्फ की सिकाई की। जब वो बताएगी अपने रिश्तेदारों को तो फिर भैया मामला गड़बड़ा जाएगा। और जो पिताजी रोएगा, सिसकियां भरेगा, और जब रिश्तेदार घर पर आएंगे तो फिर मामला वाकई गड़बड़ा जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के कहानी है। लेकिन राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई सरकार पर हमें और अटैकिंग पॉलिसी जो अपनानी चाहिए, और हमला करो सरकार के ऊपर। मोदी सरकार बैकफुट पर है, हमें उनके खिलाफ और ज्यादा आक्रामक रुख अपनाना चाहिए। एकता हमारी ताकत है। टीएमसी को देखिए कि कैसे बिखर गई। अब राहुल गांधी एक तरीके से जोश में भी है, पावर में भी है। पावर में मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब सिस्टम राहुल गांधी का ही दिखाई दे रहा है। जोश इसलिए है कि अब नरेंद्र मोदी सरकार बैकफुट पर है, और एक तरीके से उनकी पार्टी टूटी नहीं भैया, सबको तोड़ दिया। शिवसेना 2 बार तोड़ दी, उधर टीएमसी तोड़ दी, उधर आम आदमी पार्टी तोड़ दी, और कांग्रेस नहीं टूट रही है। और राहुल गांधी के नेतृत्व में लगातार सब लोग एकत्रित हो रहे हैं। तो इसलिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब जो है वो छोड़ो मत, अब तो टूट पड़ो, अब जो कुछ है वो लगा दो, पूरी ताकत झोंक दो अपनी। ये जो है वो राहुल गांधी यहां पर अटैकिंग मोड में दिखाई दे रहे हैं। अब मोहित पांडे जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो क्या कह रहे हैं सुनिए एक बार। इनको हम मतलब पागल कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। उसके अलग अलग कारण है। उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं। आपने देखा अमित शाह, सो कॉल्ड क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, कड़ीपार। Where has he disappeared? वो भाग गया। वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया वो। Why? Because for the first time they are feeling India's expression. और अब इनको बात समझ आ गई है कि अब ये देश अपने आप को एक्सप्रेस करने से नहीं रुकने देगा। ये चल रहा है भैया, और आपको अपना छोटा सा मतलब आरएसएस का ऑर्डर क्रिएट करना है, क्रिएट कर दो, उठा के तोड़ के फेंक देगा ये। इस वक्त में देश के अंदर कुल मिलाकर के जो बड़े मुद्दे हैं, 4-5 बड़े मुद्दे हैं, वो इस वक्त में एक साथ ऐसे मुद्दे आ गए हैं जिस पर मोदी सरकार सबसे ज्यादा बैकफुट पर है। आज के वक्त में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो युवा का है, शिक्षा और रोजगार का मुद्दा है, और शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर सरकार बैकफुट पर है। दूसरा मुद्दा है स्कूल बंद हो गए हैं, और ये जो 95,000 वाला जो आंकड़ा है ये लोगों को अब खटक रहा है
कि भैया 95,000 स्कूल बंद कर दिए, ये लोगों के जहन में जो है वो अटक गया है। तीसरा मुद्दा राम मंदिर में चंदा चोरी का मुद्दा है। और राम मंदिर में चंदा चोरी यानी बीजेपी का जो कोर वोटर है वही अब गमछा जो गले में डाल करके घूमता था अब वो मुंह पर लपेट करके घूम रहा है कि कहीं कोई पूछ ना ले, कहीं कोई ये ना कह दे कि साहब बताइए क्या हुआ। इसलिए जो वो राम मंदिर के मुद्दे पर अब गर्दन झुका करके सीधा निकलने की कोशिश कर रहा है। वो किसी भी डिबेट में, किसी भी कहीं पर बहस होती थी, चाय की टपरी पर, चौक चौराहे पर, वहां फंसना नहीं चाह रहा है क्योंकि उसको पता है जूते पड़ेंगे, इसलिए वो निकल लेता है वहां से। इसके बाद में एक और बड़ा मुद्दा है और वो है चाइना के मुद्दे पर। चाइना का जो मुद्दा रहा है वो हमेशा से रहा है, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की तमाम पार्टियां वो इस बात को लेकर के बार बार पूछ रही कि भैया अरुणाचल से लेकर के और लद्दाख तक सरकार का स्टैंड क्या है, सरकार कर क्या रही है। हमारी पेट्रोलिंग एरिया में चाइना ने अरुणाचल में हमें पेट्रोलिंग करने से मना कर दिया कि भैया हां ठीक है, वो सब बात ठीक है, ये आपकी जमीन है, मगर आप यहां पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की हवा निकल गई है। वो क्या कर रहे हैं? ऑपरेशन अभी चल रहा है, सारे मीडिया के एडिटर्स को कॉल कर रहे हैं कि भैया ये बात आप अपने अखबारों में मत डालो, छुपाओ। सीधा बिना सोचे समझे देश का नुकसान कर रहे हैं। मैंने देखा, नहीं मैंने अपनी आंखों से देखा, गलवान के बाद प्रधानमंत्री आए, जूम कॉल थी, प्रधानमंत्री कहते हैं हिंदुस्तान की जमीन का 1 इंच चाइना ने नहीं लिया। उसके बाद आर्मी कहती है कि भैया हिंदुस्तान की जमीन तो ले गए। आप सोचिए, चाइना को मैसेज किया गया, चाइना के नेगोशिएटर्स ने हमारे नेगोशिएटर से कहा कि आप क्या बकवास कर रहे हो, आपके प्रधानमंत्री ने बोला हमारी आपकी जमीन नहीं गई। फैक्ट बोल रहा हूं आपको। आर्मी कह रही है कि भैया हमारी जमीन गई, चाइना का नेगोशिएटर क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारा तो प्रधानमंत्री कह रहा है नहीं गई है, जाके उनसे बात करो। तो इन्होंने इंटरनली देश को खत्म कर दिया है, फॉरेन पॉलिसी उड़ा दी है, और सारा का सारा काम अपना जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको फाइनेंस करने के लिए, अदानी जी का पैसा लेने के लिए ये उन्होंने किया है। कुल मिलाकर के जिस तरीके से इस वक्त में सरकार पर विपक्ष हमलावर है, सरकार बैकफुट पर है, और अब सरकार आपके द्वार, सरकार वो जा रही है यूनिवर्सिटीज में, तो कहीं ऐसा ना हो कि वहां से तस्वीरें निकल करके सामने आने लगे कि वहां पर गो बैक, काले झंडे, काले कपड़े पहन करके जो छात्र है वो विरोध करने पर आ जाए, या कहीं ऐसा ना हो कि जो सरकार के मंत्री जाएं तो उनको पकड़ करके लोग टॉयलेट में लेकर के चले जाएं कि साहब एक बार यहां पर 2 मिनट रुक करके दिखाइए, कैंटीन में लेकर के चले जाएं कि साहब देखिए कितने कॉकरोच है यहां पर, क्या हालत है, या फिर वो लेकर के चले जाएं कि देखिए साहब जो हमारे प्रोफेसर हैं उनकी अटेंडेंस आप चेक करिए। युवा है साहब, और युवा के पास में इतनी ताकत होती है, इतना जोश होता है कि उसको आप थका नहीं सकते हैं। उस जोश को आप कहीं लगा तो सकते हैं, थका नहीं सकते हैं। सरकार क्या करेगी, बहुत मुश्किल काम है। और कहीं ऐसा ना हो कि ये जो सरकार का जो प्रोग्राम है युवाओं के बीच में जाने का, कहीं विरोध कुछ इस कदर होने लगे, काले झंडे और ये सारी चीजें इस कदर होने लगे कि मंत्रियों को वहां से भागना पड़े और पता चले कि साहब यहां से काफिला बच करके निकला, वहां से काफिला बच करके निकला, यहां से काफिला बच करके निकला, और हालत खराब हो जाए। और अगर 2, 4, 10 यूनिवर्सिटीज में ऐसा हो गया तो फिर बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, और फिर पता चलेगा कि सरकार कोई आइडिया ड्रॉप करना पड़े। तो बहुत रिस्की काम है।
तलवार की धार पर इस वक्त में सरकार आ गई है और तलवार की धार पर चलना बहुत मुश्किल काम है। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।